8 जनवरी जुमेरात का दिन है और बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, खबरें हैं। पहले उनकी आपको खुलासा तफसील और फिर तजिया। खान के वफादारों का काफिला सड़कों पर निकला है, जगह जगह इस्तकबाल, इमरान खान के नारे और पंजाब पुलिस की दौड़ें भी, रात के तहरीक इंसाफ पे छापे, गिरफ्तारियां और तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक भी। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 8 फरवरी को कामयाब करने की हिकमत अमली और आज DGSPR को जवाब भी दिया जाएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से। और शहबाज शरीफ की हुकूमत 2026 खात्मे का साल, कंपनी ने सर जोड़ लिया। फील्ड मार्शल की मुआशी नाकामियों, मुल्की सासों की फरोख के बाद अब ये जो जहाज़ों की डील का मामला, ये बड़ा अहम मामला कि सऊदी अरब ने पैसे मांग लिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको मैं पूरी तफसील से समझाऊंगा। ट्रंप के साथ वहाँ उसके अपने ताल्लुकात भी खराब और $5 बिलियन के ताल्लुकात के लिए जो कोशिश कि अमेरिकी मीडिया में कंपनी की शोर कैसे हो। इसके अलावा यूक्रेन की, यूरोपीय गैर ममालिक का रूस में यूक्रेन में अपनी फौज दाखिल करने का मामला, अमेरिका से रूस के तनाज़ात, जहाज़ों पे कब्जे, चीन की एटमी आबदोज़दी मैदान में, ईरान इसराइल का तनाज़ा, सऊदी अरब अरब अमारात की कशीदगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला, ये 6-7 आलमी जंगें और अमेरिका में खातून के कत्ल के बाद सिविल वॉर जैसे मामला क्यों बने हुए हैं। इसराइल में मजहबी यहूदियों के एहतजाज है, ईरान के मामलात हैं, ये सब कुछ किस तरफ जा रहा है, ये इस पूरे वीडियो में कोशिश करूँगा कवर करूँ। मरियम नवाज ने भी आज उलमा की मौजूदगी में करेन पार्टी लबैक वालों के कत्ल यहाँ पर बड़ा फातिहाना अंदाज में बयानबाजी की। रिजवी बरादरान का अभी तक किसी को नहीं पता कहाँ है। लेकिन सबसे पहले अगर तफसील में जाएं तो पाकिस्तान में ये सवाल कि 2026 में ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, फील्ड मार्शल का दौर खत्म होगा, खान की रिहाई होगी, ये इंटरनेशनल मामला उसी तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। रजीम चेंज करने वाले तो छोड़ें, जो रजीम चेंज करवाने वाले उसको मुश्किल में फंस गए हैं। अमेरिका में इस वक्त सिविल वॉर के जो हालात बने हुए हैं एक औरत के मामले के बाद, अरब दुनिया के तनाज़ात देखें, यूरोप किस तरह एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। अब ये 2026 का पहला हफ्ता ही कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला रहा है। अब ज़ाहिर उसका फायदा तहरीक इंसाफ को होगा। इनकी 8 फरवरी के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें तीनों सूबों में तहरीक को इस लेवल पर कि पंजाब में जहाँ आने के मामलात हैं, कराची जाने के मामलात हैं, अब GT रोड से लाहौर का इस्लामाबाद से रास्ता जहाँ लोगों को मुतहरक करना, मोबिलाइज करना, और ज़ाहिर है पंजाब पुलिस का मुजालिम भी अपनी तरफ, गिरफ्तारियां छापे भी अपनी तरफ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सियासत में इस्तेहकाम की तरफ मामला बड़ी तेजी से जा रहा है। जनरेशन जी जिसमें 18,000 वोटर का एक दफ़ा इजाफा हो रहा है, नौजवान नस्ल इस वक्त तहरीक इंसाफ में जहाँ उनके साथ खड़ी है, मकबूल है, वो भी देख रहे हैं कि हालात क्या है। अब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करिए कि मामला उनके हाथ में से निकलता जा रहा है। पिंडी आना, फिर इस्लामाबाद आना, सड़कों को बंद करना, सिविल नाफरमानी करना, सूबे को मतलब KP को अलग करना भी मतलब सड़कों के हिसाब से, ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं। महमूद अफजल सही तो कह रहे हैं हम किसी को फतह करने नहीं आ रहे, जुल्म मिटाने आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत लेकिन ये नहीं मान रही। गुजर खान से आज उनका जो काफिला शुरू हुआ, हर तरफ इमरान खान के नारे नजर आ रहे हैं। अब उस पर फौजी जनरलों के तर्जमान हवालदार MF वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि 24 करोड़ अवाम ने जो गलत फैसला किया इमरान खान को, चूंकि हम नहीं मानते, हम उसे कालदम करार देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम कह रही है हम इन चंद जनरलों की पॉलिसी नहीं मानते कि जिनका ये काम ही नहीं है। DGSPR ने कायद-ए-आज़म को पहली दफ़ा तारीख में अपना बाप माना, लेकिन बाप की जो बातें वो नहीं मान रहे। सियासत में मुदाखलत, पॉलिसियाँ बनाने का इख्तियार, अब ये दो बातें इकट्ठी चल नहीं सकती। इमरान खान ने बार बार आइन, कानून, जमहूरियत, इंसाफ और अदल की बात समझाते हैं और ये कहते हैं हम आवाम की बात नहीं मानते, आवाम का फैसला नहीं मानते। और खान की तो देखिए मुहब्बत वतनी है, वतन से मोहब्बत है। उस पर आपको एक छोटा सा वाक़या याद करूँ, जब साइफर आया था, इमरान खान की तकरीर थी, मैंने इमरान खान को इतना दुखी कभी पब्लिक में नहीं देखा। 26 नवंबर एक कत्ले आम पर खान दुखी था, आंखें नम थी। और दूसरा ये जब पता चला कि अपने मुल्क की फौज जान से मारने की धमकियां दे रही, वो फौज जिसके बारे में खान ने कहा था मुल्क में मेरा फौज मिली, और वो जनरल इमरान खान को कत्ल करने की जगह इमरान खान उस पर दुखी थे, उनका ले जाओ, उनकी आंखें नम थी। और आज उसी वजह से पाकिस्तान की अवाम फिर इनसे नफरत का इजहार भी करती। इन्होंने इमरान खान के साथ सलूक किया, बाकी वज़ीराबाद में जो कत्ल करने की कोशिश की और जो जेल में जिस तरह सलूक किया जा रहा है, इसी वजह से खलीज इतनी वसी हो रही है कि पूरी भी सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। इमरान खान वाहिद रहनुमा जिसके पास 90% पाकिस्तान की मकबूलियत है। और आप देखें इसका एक छोटा सा ट्रेलर के एक नुमाइंदा सुहेल अफरीदी इमरान खान का, मुजाहमती क़यादत का चेहरा, आज वो मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा के 15 अजला, लाहौर तक, अब कराची तक वो अवाम में घुल मिल के अवाम का सामना करें। मरियम नवाज, सरफराज मुफ्ती, मुराद शाह ये सोच भी नहीं सकते, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सोच भी नहीं सकते। इन्हें सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे कर कैसे शो करने पड़ते हैं, क्योंकि अवाम इनका बयानिया नहीं मान रहे। लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिनका काम सिर्फ दिफा है वो दिफा भी नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान की सूरत इतनी खराब है कि वहाँ सिक्योरिटी इदारों को बता देना पड़ता है, हेलीकॉप्टर जहाज के बगैर ये सड़क पर सफर नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के खुद आपको बताया कि 75,000 ऑपरेशन के बाद क्या हाल, जिस काम में हाथ डाला तबाह बर्बाद। और ये वो नहुसत है जो खान के आंसुओं से आई है, क्योंकि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, अवाम में मकबूल है। और इन गुनाहगारों और जालिमों की वजह से मुल्क में नहुसत के हालात देखें। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा रजीम में सबसे इनके जो आर्मी चीफ के करीबी दोस्त मोहसिन बेग, वो क्या कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट तो वाकई तब्दीली चाहती है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करें। हालात ये है कि जिस तरह वो स्वेटर में से एक धागा निकालें तो पूरी स्वेटर उतर जाती है, ये सब कुछ खुल जाता है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम इस मामले को कैसे सुलझाएं, कहाँ से शुरू करें। टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाए, सदर बनाए, ख्वाब तो वो हैं, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी इनकी जड़ों में बैठी है, वो सियासी खुदकुश बन जाएंगे। अब इमरान खान के साथ साथ इन्हें ये खौफ भी है कि वो बाहर आके हमें छोड़ेगा नहीं। अब ये हालात इन्होंने खुद इतनी खिचड़ी पकाई है कि इन्हें समझ इसी तरह नहीं आ रहा आपको और हमें नहीं आ रही, और ये उस पर गलती करते जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें इनके कंट्रोल में, जब चीज़ें काबू में ना हो तो फिर हालात बदतरीन बनाए जाते हैं। आप DGSPR की कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक जुमला उसने कहा कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, अवाम ने सबूत दलाइल के साथ, आलमी इदारों की रिपोर्ट के साथ, महंगाई 50 साल की बुलंद सतह पे 1974 के बाद जो मुल्क टूटने के बाद हालात थे, सिर्फ इतना काम मुल्क आगे बढ़ा है। लोगों ने तजारती खसारा 20 अरब मुंह में रखा, ये देखें तो मुल्क आगे बढ़ा है। लोगों ने ज़राअत पे वो जो 45% मुल्क का निसार है कि पिछले 3 सालों में 1% इजाफा नहीं हुआ, तो उसने गलती से कहते हैं ना मुल्क आगे बढ़। लोगों ने गुर्बत की शरह ये देखें, 13 करोड़ लोग नीचे, हर 2 में से 1 पाकिस्तानी गरीब, 58% कुव्वत खरीद खत्म, रोजाना की आमदनी सिर्फ 1200 रुपया यानी 36,000 रुपये महीना, और अखराजात जो है वो 58,000 के करीब। पाकिस्तान के कर्जे 78 साल की तारीख में खौफनाक इजाफा, तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 25 के करीब बड़े इदारों की फरोखोड़ियों के भाव, आउटसोर्स, लीज पे नाम पे, एम्बेसियां, एयरपोर्ट, मोटरवेज, एयरलाइन तक शामिल। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो, मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं, मकामी कंपनियां पाकिस्तान की तारीख से निकल रही हैं, और पाकिस्तानी भी मुल्क छोड़ के ऐसे भाग रहे हैं जान बचा रहे हैं। कंबोडिया, इराक और शाम जैसे ममालिक में जा रहे हैं। और दहशतगर्दी में पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन पहले नंबर पर शिकार होने वाला।
IMF के कर्जों में तीसरे नंबर पर, पासपोर्ट में दुनिया के 32 ममालिक में सिर्फ 4 से आगे। करंसी लेबनान, ईरान और अफ्रीकी ममालिक के करीब पहुंच चुकी है। यूक्रेन की करंसी भी पाकिस्तान से 6 गुना आगे है, अफगानिस्तान की 4 गुना आगे है, नेपाल दुगनी करंसी रखता है। ये मैं आपको हालात क्यों बता रहा हूँ, जरा आप ये खबर सुने, आपको फिर अंदाजा हो। बल्कि खबर से पहले थोड़ा पस मंजर देखें। सऊदी अरब से 2 खबरें, एक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की, डिप्टी वज़ीर ख़ारजा की सूडान के सदर बुरहान साहब से मुलाकात हुई। सूडान में यानी सऊदी अरब दाखिल हो चुका है। STS जो सऊदी अरब की प्रॉक्सी, उसका सरबराह अब्दुल रऊफ ज़ुबैदी वो गिरफ्तार हुआ, और ये कल 15 फ़ज़ाई हमलों का नतीजा। जॉइंट स्टेटमेंट जो सऊदी अरब की आई कि अब्दुल रऊफ ज़ुबैदी को अरब अमारात ने यमन से कश्ती के जरिए सोमालिया और फिर वहाँ अरब अमारात के मेजर जनरल सऊद सईद से मुलाकात करके वो मोगादिशो के त्यारे से अबू धाबी पहुंचे। ये सऊदी अरब अमारात के ताल्लुकात का सबसे खतरनाक बदतरीन मरला। सऊदी सफीर की फिर सोमालिया के साथ मुलाकातें भी। और ये जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, उसका असल मकसद पाकिस्तान के सऊदी अरब और अरब अमारात के साथ बदतरीन ताल्लुकात है। और याद रखें कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अरब दुनिया का सबसे अहम किरदार था, इसीलिए इन ताल्लुकात का असर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और हालात पर डायरेक्ट आ रहे हैं। अब रोटर्स की खबर उठाएं कि सऊदी अरब के साथ 2 अरब के JF थंडर तैयारों का मुआहदा हुआ। अब इसे जरा गौर से समझिए, आपको सारा मामला समझ आ जाए। हुकूमत लिबिया को 4 अरब, अजरबैजान को 4 अरब, सूडान को 1.5 अरब, जिम्बाब्वे, इराक, सऊदी अरब, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, इन सबको मिला के लिस्ट दे दीजिए कि हमने तो अब इतने डॉलर इकट्ठे कर लेने हैं कि आप फिर हम श्रीलंका, भूटान को भी कर्जा लिया करें। ये इनका बयानिया है। अब आप जरा सऊदी अरब और पाकिस्तान की सबसे पहले हालात देखें। दिफाई डील सितंबर में दस्तखत हुए थे, यानी एक मुल्क पर हमला, दूसरे पर हमला समझ रहे हैं। सऊदी अरब तो यमन में, सोमालिया में, सूडान में बराह रास्त अरब अमारात से जंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू सऊदी अरब गए JF थंडर बेचने की कोशिश। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी दावे की 24 घंटों में फैक्ट्रियों में इतने डॉलर हो रहे। अब सऊदी अरब में पाकिस्तान में जो रखे हुए अपने पैसे हैं वो वापस मांग रही है। पहले इस बात को समझे, 2018 में सऊदी अरब ने इमरान खान को 6 अरब डॉलर का पैकेज दिया। उसके बाद आज 8 साल में सऊदी अरब से कोई इमदाद नहीं मिली। 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में जमा हुए और 3 अरब डॉलर का तेल उधार पे। अब ये 8 साल में रोल ओवर वाला मामला चलता है, यानी मोखर किया जा रहा है। अब चूंकि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई बदतरीन लेवल पर पहुंचे, तो सऊदी अरब ने पैसे वापस मांगे। अब ये पैसे कहां से दें? 7 अरब डॉलर का तो IMF का कर्जे की किस्त है, और उसकी भी शर्त है कि दोस्त ममालिक कर्जा देंगे, जिसमें चीन, अरब अमारात और सऊदी अरब ने स्टेट बैंक पैसे रखे। अब इन दोनों ममालिक में सऊदी और अरब अमारात का तनाज़ा शुरू हुआ, ये सैंडविच बन गई। सऊदी अरब की हमायत की तो दिफाई डील पे, तो अरब अमारात ने कहा हमारे पैसे निकालो। जवाब में फौजी फाउंडेशन के 1 अरब डॉलर के शेयर बेचना पड़े। अरब अमारात की तरफ झुकाव हुआ, मोहम्मद बिन सलमान नाराज हुआ, मेरे भी पैसे निकालो। जनवरी में रोल ओवर। अब ये देखें कहाँ से दें। सऊदी अरब के पास तो देखें 5-6 अरब डॉलर ऐसे हैं, वो छींक मारे तो डॉलर ही डॉलर होते हैं। हकीकत उनकी तो 1 खरब डॉलर से ज़्यादा इकॉनमी, 4-5 अरब डॉलर क्या अहमियत है। सऊदी अरब कर्जा मांगने की वजह क्या है? ये JF थंडर। अब उसका असल सप्लायर कौन है? चीन। मुश्तरका मनसूबा पाकिस्तान चीन का। आप देखें कि डिज़ाइन, इंजन, रडार, बुनियादी टेक्नोलॉजी, एवेनिक सब कुछ जो है वो चीन के सेंडिंग है। पाकिस्तान में पार्ट्स, मेंटेनेंस या पायलट की ट्रेनिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सर पेचकस लगाते हैं, लेकिन इसका इंजन भी वो रूसी ताकत कहते हैं, और रडार भी LJ7 जो वो चीन का है। अब चूंकि जंग में टेस्टेड हो चुके हैं, जो बड़ी अहमियत होती है जहाज़ की। अब आप सोचें कि चीन ये जहाज़ बराह रास्त सऊदी अरब को या इन ममालिक को खुद क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ायद और मशरिक़ वस्ता की इस ताकत के खेल में वो हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो ईरान, सऊदीया, अरब अमारात सबसे ताल्लुकात रखते हैं। बराह रास्त अगर वो इस तरह एक जंगी जहाज़ बेचे जो वहाँ बमबारी उन्होंने भी की, 15 हमले किए कल, तो फिर अरब अमारात के साथ इनके ताल्लुकात खत्म। मतलब अमेरिका की तरह देखें, जिस तरह F-16 पाकिस्तान को देते, कंडीशन क्या लगाते थे कि भारत पे हमला नहीं कर सकते, आप उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सऊदी अरब को तो पाकिस्तान नहीं कह सकता कि आप वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इतनी जरूरत तो नहीं। सऊदी अरब ने धमकी दी, पैसे कटो, हमारे पैसे निकाले। अब इनके पास नकद देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जहाज़ों का मामला सामने आया। असल फायदा तो उसमें चीन का है, क्योंकि पाकिस्तान में तो टेक्नोलॉजी के हालात आपको पता है, यहाँ तो ना कोई इंजन बनता है, ना कोई कंप्यूटर की चिप्स बनती है, ना कोई गाड़ी बनती है, ना कोई मोबाइल बनता है। सुई सिलाई तक हम अपने मुल्क में नहीं तैयार करते। हमारी तो सबसे बड़ी मौशी कमजोरी का ये सबसे खतरनाक मामला है। हल उसका मुतबादल ये असलहा, और हो सकता है अगले कुछ सालों में एटमी हथियार भी इस तरह बेचने के लिए मार्केट में लगे हों। और ये हर डिक्टेटर के दौर में वारदात होती है। अयूब खान, जनरल याह्या, ज़िया-उल हक, परवेज़ मुशर्रफ, देखें आप उनके दौर में पहले 20 साल पहले ग्वादर को सोने की चिड़िया बना के पेश किया जी, खुशहाली आ जाएगी, दूध शहद की नहरें होंगी। ये दूध शहद की नहरें देखें बलोचिस्तान में आप जा नहीं सकते, सड़क मुकम्मल बंद हो गए, सी पैक बंद है, एयरपोर्ट वहाँ बंद है। और चीन अफगानिस्तान की तरफ से लगा। फिर कुछ चिनौट में नवाशी में सोने के दरियाफ्त किए थे, आपको पता है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तेल भी निकलता रहा, केकड़ावन के तेल की खबरें भी, मादनियात मनसूबे भी। ये कागजी कार्रवाई में बड़े धड़ मारी इन्होंने, कागजी कार्रवाई कि मैशत में रेल पेल हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी, आसमानों तक ले जाएंगे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। हकीकत यह है कि सिवाय जंग लड़ने के किसी मुल्क से कि कोई इमदाद का दूर दूर तक इम्कान है। गजा अमन फौज भेजनी, अफगानिस्तान की जंग करनी, वो भी बड़े मुश्किल हो गए मामला। कहीं से कोई डॉलर नहीं आ रहे, और वो डॉलर आए भी जंगों में तो पाकिस्तान को तो नहीं मिलते, वो तो स्टेट बैंक में जमा होते ही नहीं, ना उनका कोई रिकॉर्ड होता है। किसी को पता ही नहीं है डिफेंस डील में क्या होता है। पार्लियामेंट, सेनेट, ये पाकिस्तान मिलिट्री ऑडिट अकाउंट्स वाले, ये नहीं इसका हिसाब किताब। यहाँ तो आर्मी चीफ के तोशा खाने का आपको नहीं पता कहाँ है आज तक लिस्ट। ये मादनियात का शोर जो मचा था व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप को भी जो ब्रीफकेस दिखाया गया, वो भी आपको पता चला था बाद में, तो आर्मी चीफ ने अपने जाती पैसों से खरीद के ट्रंप को दिखाया। तो ये जो मालूमात अभी ट्रंप तक भी बल्कि पहुंचने की आई है कि 6 लॉबिंग कंपनियों को और फर्म्स को $5 मिलियन इस मुआशी बहरान में दे के ट्रंप तक पहुंचने की कोशिश थी। ये अमेरिका के बड़े बड़े इदारे, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट, ये कभी कभी खबरें इसीलिए नजर आती हैं, वहां भी पैसा पानी की तरह बहाया गया। अब पाकिस्तान में मादनियात मौजूद है, लेकिन निकालना, रिफाइन करना उन इलाकों में जहां दहशतगर्दी और बड़ा लंबा और पेचीदा काम। फिर अमेरिका, चीन और सऊदी अरब इसके लिए तैयार बैठे। यहाँ तो वेनेजुएला जैसा मुल्क अपने ज़खायर नहीं तेल के निकाल सका, जिस पर अमेरिका ने कब्जा किया। तो नायाब मादनियात के ज़खायर तो ऐसे ही मौजूद होते हैं, अगर ये सामने होते तो कब्जा हो जाता। कब्जा फौज का जरूर है, लेकिन निकालने के काबिल ये भी नहीं। उन पर अमेरिका चीन की लड़ाई भी ऐसी है। फिर बलोचिस्तान के हालात भी आप जानते हैं बड़ी चीज़। ऐसी सूरत हाल में इन्हें अफगानिस्तान में सबसे बड़ा मामला जंग छिड़े, वहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन। देखिए अफगानिस्तान और ईरान ये 2 अमेरिका के टारगेट पे थे।
افغانستان میں جو شمالی افغانستان ہے وہاں احمد مسعود عبد الرشید دوستوں کو اکٹھا کرنا، مشرقی افغانستان میں افغان طالبان اور جو انٹرنیشنل کالعدم تنظیم داعش کی خانہ جنگی شروع کروانی۔ اب یہاں انٹرنیشنل کالعدم تنظیم جو ہے وہ حکومت کے کئی لوگوں کو پاکستان کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں اور باقی لوگوں کو پاکستان کی حکومت کے یہ انڈین ایجنٹ ہے، بھارتی ایجنٹ ہے، اور انٹرنیشنل تنظیم کو ایران اسرائیل کی تخلیق کہتا ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت گرانے کے بعد جس طرح احمد شرح لایا گیا، آپ دیکھ لیں وہ سارے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں۔ ایران تو کہتا ہے وہاں جا کے لڑیں، یہاں ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان میں لڑتے ہیں، لیکن وہ لڑتے ہی یہاں ہیں۔ اب ڈی جے ایس پی آر نے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے دہشت گردی اور، لیکن کیا انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ امریکہ کو یہ جو دہشت گرد پکڑ کر دیے یہ کون تھے، ان سے کیا معلومات ملی، انہوں نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ کبھی انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ انہیں اسرائیل نے کیسے بھیجا؟ نہیں، وہ بات نہیں کریں گے کبھی وہ، کیونکہ اس وقت امریکہ کی پوری کوشش اس خطے میں 2 ممالک، تینوں میں بلکہ ایران، افغانستان اور پاکستان، رجیم چینج، ایران افغانستان میں طاقت سے اور پاکستان میں تو سائفر بھیج کے آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب یہاں براہ راست امریکی مفادات کے، اسرائیل کے مفادات کی باقاعدہ تحفظ کیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن افغانستان میں دیکھیں کہ 20 سال کی جنگ میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو یہاں تو یہ اس وقت اخلاقی اعتبار سے، سیاسی معاشی اعتبار سے اتنے کمزور کہ انہیں تو اب ڈالر بھی امریکہ نہیں دے رہا، وہ صرف اس حمایت پہ عمران خان کو جیل میں رکھیں، جو مرضی کریں، اور ٹرمپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ اس کا آخری اقتدار ہے، امن کا دائی ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن دنیا میں اس وقت جو طاقت کا ورلڈ آرڈر ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ایٹمی جنگ کی طرح معاملات، کیونکہ تیسری عالمی جنگ کے معاملات کیوں ہیں؟ روس کے انہوں نے ابھی بحری جہاز کو بحیرہ اوقیانوس میں امریکی کوسٹ گارڈ میں پکڑا، اور یہ اتنا بڑا معاملہ تھا جو ان حالات میں کرنا آسان نہیں تھا۔ اب چین جو ہے اپنے تیل کے جہازوں پر ملٹری ابدوزیں بھیجنے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ روس، چین، ایران کے معاملات پر امریکہ اور یورپ کی طرف سے میں کیوں تیسری عالمی جنگ کی بات کروں کہ یوکرین میں بھی پہلی دفعہ ہتھیاروں کے علاوہ اب غیر ملکی افواج اتارنے کا فیصلہ ہوا ہے، یعنی باقاعدہ یورپ کی فوجیں اتارنے کا، اس میں برطانیہ اور فرانس، انہوں نے ملٹی نیشنل فورسز کی تعیناتی کے لیے ادارے کا اعلان کیا ہے، جو اب روس کی افواج کے ساتھ براہ راست نیٹو کی تربیت یافتہ فوج سے، کیونکہ پچھلے 60-70 سال سے تو یورپ امریکہ پہ انحصار کرتا تھا، اب یہ اپنی افواج کو جنگی زون میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور امریکہ نے تو انہیں دکھانے کے لیے روس کا جہاز قبضے میں لیا کہ میں بھی ہوں، میرے سے نہ جاؤ کہیں بھی۔ یہ جو گرین لینڈ کا بھی بلکہ آپ بہت نام سنتے ہیں نا، ٹرمپ کی لسٹ میں سب سے اہم ملک، وہاں پہ بھی جو جزیرہ ہے وہ ایک طرف کینیڈا کے مشرق میں ہے اور یورپ کے یعنی ڈنمارک کی، یہ چونکہ خود مختار حیثیت سے ہے لیکن ان کی خارجہ پالیسی اور دفاع ڈنمارک کرتا ہے، اور اسٹریٹجک لوکیشن اس کی یہاں روس، چین اور یورپ پر نظر رکھنے کی، یہاں امریکہ کا ایئر بیس اڈا بھی، اب یہاں بھی نایاب معدنیات کی لیتھیم، کوبالٹ وغیرہ، یورینیم وغیرہ موجود ہے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے، اور پھر تجارت کا جو راستہ ہے وہ سمندری راہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے برف پگھل رہی ہے تو تیل گیس تک رسائی آسان ہوتی ہے، اور امریکہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ روس یا چین کے پاس نہ چلا جائے، یہاں زبردستی طاقت سے دباؤ ڈالنا ہے۔ اب اس حالات میں ظاہر ہے یورپ ناراض ہوگا، نیٹو میں تناؤ آئے گا، اسی لیے انہوں نے اپنی ملٹی نیشنل فورس بنا دی، اور پھر وینزویلا کا معاملہ بھی اب دنیا کے ممالک محتاط ہو گئے ہیں، ٹرمپ پر اعتماد و اعتبار نہیں کرتے، اور ابھی تو اس نے جس طرح اقوام متحدہ کی دیکھیں آرگنائزیشن سے خود کو الگ کیا ٹرمپ نے، ان کی امداد اور سپورٹ بھی روک لی، تو امریکہ اور یورپ میں جہاں حالات بدلنے جا رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کی طرف سب سے بڑا معاملہ ہونا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں، امریکہ میں اور ان ممالک میں بھی یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے، اپنی عوام کے ساتھ بھی، وہاں خاتون کے مرنے کے بعد دیکھیں سول لوگ حملے کر رہے ہیں اپنے فوجیوں میں، تو یہ متاثر ہوں گے اب، اس کے اثرات پاکستان پہ کیسے ہیں کہ غریب کی جورو سب کی بھاگی، آپ کو پتہ ہے، اور الٹیمیٹلی نتیجہ ان سارے حالات میں ان کی نہ اہلیت ہے نہ قابلیت ہے کہ نکال سکے، خاص طور پر معاشی حالات میں حل ایک ہی ہے جس کا ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ چابی ہے ڈیلا جیل کے پاس، عمران خان کے پاس جب تک نہیں جائیں گے، عوام کو ساتھ اکٹھا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ان معاملات سے نہیں نپٹ سکتے، طاقت کے ذریعے چلاتے رہیں گے، پھر ایک دن اس طرح ہی بھاگ جائیں گے، پیچھے وہی لوگ اپنا ملک جو ہے وہ عمران خان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، جس طرح وہ نواز شریف کہتا تھا نا، وہ پرویز رشید کہ جرنیل کریں خراب ملک کو، نواز شریف ٹھیک کریں، نواز شریف نے تو ٹھیک نہیں کرنا، وہ تو موجود ہے، ٹھیک عمران خان نہیں کرنا، لیکن اتنا تباہ نہ کر دیں کہ وہ ٹھیک کرنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ ان کو عقل دے۔ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے تحریک انصاف کی جو مزید موومنٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔